क्या भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है? अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो ईरान से तेल चोरी करेगा और जो अमेरिका के कानूनों को नहीं मानेगा, प्रतिबंधों को, उसको मार दिया जाएगा। वो अमेरिका जो ईरान के सामने सरेंडर कर चुका है, 320 मिलियन डॉलर का हर्जाना दे रहा है, जो पाकिस्तान से गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे लिए ईरान से बातचीत करो, वही अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? आखिर क्या ऐसी मजबूरी है भारत के प्रधानमंत्री की, भारत के विदेश मंत्री के, हम अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? ये वो तमाम सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। जीडी बख्शी जो सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। सोचिए, अमेरिका ने भारतीय क्षेत्र में घुसकर ईरान के नेवी को मारा था, उसके बावजूद ईरान हमारे साथ है। और ईरान की ताकत, पहले तो सुन लीजिए, ईरान ने इस युद्ध को जीत लिया है। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। सोचिए, ईरान हमेशा भारत के साथ रहा, पाकिस्तान के साथ हमेशा अमेरिका रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? और अब भी ये कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच का है, दुनिया में डंका बज रहा है। ये तमाम आरएसएस के लोग दुनिया भर में प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर जानबूझ के वहां ये लोग जुड़ते हैं और मोदी मोदी का नारा लगाते हैं, और नतीजा यह है कि उन सबकी नौकरी अब खतरे में है। अमेरिका में 1 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है। सोचिए, जो फर्जी वीजा पर रहते हैं, गिरफ्तारियां हो रही है। भारत के लोगों को अमेरिका में टारगेट किया जा रहा है, उसके बावजूद भी भारत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। इस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सोचिए, अमेरिका को ईरान ने सरेंडर करवा लिया है। अमेरिका घुटने पर है। अमेरिका ने लगभग 700 बिलियन डॉलर देने का फैसला किया है। और वो कैसे? वो कह रहा है ये खाड़ी देश देगा। खबरें अब सामने आ रही कि खाड़ी देशों ने बाकायदा ईरान के साथ समझौता कर लिया था और कहा था कि मारो इस बार अमेरिका को। अमेरिका के एक एक सैनिक अड्डों की खबर खुद खाड़ी देशों ने ईरान को दी थी, और ईरान ने जमकर वहां मिसाइल गिराए और ड्रोन्स दागे हैं। ये खबरें अब छन छन कर सामने आ रही है। तो सोचिए, ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी से अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, होर्मुज बंद कर दिया। अमेरिका 320 बिलियन डॉलर हर्जाना दे रहा है, उसके बावजूद ईरान कह रहा है कि अभी तो देखते हैं तुम करते क्या हो। लेकिन हमारी ऐसी क्या मजबूरी है? हमारे 3 नाविक मार दिए गए, 3 बड़े शिप पर हमला हुआ। भारत के विदेश मंत्री ने जब अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन, अब पता नहीं किया भी कि नहीं, लेकिन खबरें छप रही है, तो मार्क रूबियो ने कहा कि अगर ईरान से चोरी से तेल खरीदेंगे और अगर हमारी नाकेबंदी को जो नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। ये भाषा है उसकी। क्या आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने कमजोर पड़ रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है? मैक्सिको एक छोटा सा देश है। जब ट्रंप सत्ता में आया दोबारा, उसने दुनिया भर के देश के लोगों को हथकड़ी लगाना शुरू किया। तो मैक्सिको उसका पड़ोसी देश है, उसने अपना जहाज भेजा और अपने लोगों को बुलाया। भारत में हथकड़ी लगाकर लोगों को भेजा गया। 1 लाख लोगों का वीजा चेक हो रहा है वहां। कई भारतीय लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। और सोचिए, हमारी सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह सच्चाई है और इससे आप मुंह चुरा नहीं सकते हैं। यह अलग बात है कि टीवी अखबार इस तरह की खबरें नहीं दिखाता है और वो आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा। मैं आपको एक पूर्व ब्यूरोक्रेट्स के पोस्ट बताता हूं जिसको शेयर किया है बीबीसी ने। ये देखिए, बीबीसी की खबर बता रहा हूं मैं। ये रूबियो ने जयशंकर से कहा, नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई बर्दाश्त नहीं। मतलब जानबूझकर अमेरिका ने मारा है। कवल सिबल विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी, राजदूत रहे, मोदी जी और बीजेपी के समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं। यह उनकी एक्स पोस्ट का तर्जुमा है।
यह रूबियो का बहुत सख्त जवाब है। इसमें भारतीय नाविकों की हत्या को अप्रत्यक्ष रूप से सही ठहराया गया है। अमेरिका स्ट्रेट में शांति और सुरक्षा नहीं बना रहा। ईरान निर्दोष हो सकता है, लेकिन वहां शांति भंग करने का असली कारण अमेरिका ही है, क्योंकि उसने ईरान पर पहले हमला किया। भारत को अपने नाविकों की हत्या सहनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका अपने एक तरफा ब्लॉकेड का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दोस्त देश के निहत्थे आम नागरिकों की हत्या पर भी औपचारिक रूप से कोई अफसोस तक नहीं जताया गया। रूबियो ने बात बढ़ा दी है, उन्होंने हमारा अपमान किया है। मैं एक वीडियो दिखा दूं जनरल बख्शी का तो बवाल हो जाएगा, लेकिन सवाल है कि इनसे सवाल पूछेगा कौन? इस देश में जब तमाम संस्थाओं पर जातिवादी सोच के लोग बैठे हैं, टीवी अखबार जातिवाद का अभेद किला है, तो कोई चौरसिया, कोई आदित्य शर्मा मरता रहेगा। सरकार बड़ी चीज है, सत्ता बड़ी चीज है। सत्ता बचाने के लिए ऐसे कितने आदित्य शर्मा की बलि दी जाएगी, कितने चौरसिया को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, और कोई पत्रकार बोल तक नहीं रहा है। याद कीजिए, यही प्रधानमंत्री थे। इटली के मरीन्स ने हमारे कुछ मछुआरों को मार दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि मरीन्स को जल्दी जेल में डालिए। सुप्रीम कोर्ट भी उस समय एक्टिव था। प्रधानमंत्री सवाल पूछते थे। आज जब हमारे 3 लोग मारे गए हैं और अमेरिका कह रहा है कि ये लोग चोर थे, जो लोग मारे गए हैं वो तेल चोरी कर रहे थे ईरान से, इसलिए हमने मार दिया। और ट्रंप सोचिए, इतना बड़ा जुमलेबाज है, वो भारत के प्रधानमंत्री का भी अपमान कर चुका है। उसने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी का मैं करियर बर्बाद कर सकता हूं। हमने सीज फायर करवाया पाकिस्तान से। खुद विदेश मंत्री ने यूरोप के नेताओं के साथ कहा कि हमको अमेरिका ने कहा था रूस से तेल खरीदने के लिए, इसलिए हम खरीद रहे थे। मतलब भारत को अमेरिका चला रहा है। यह लगभग बात साफ है, लेकिन कौन बोलेगा? यह सरकार सिर्फ भारत के लोगों को मुंह बंद कर सकती है। भारत के उन पत्रकारों को जो सत्ता से सवाल पूछता है उनको जेल में डाल देंगे, चैनल बंद कर देंगे, लेकिन इनसे अमेरिका से सवाल नहीं पूछा जाता है। सोचिए, और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, ईरान ने 10 करोड़ की आबादी है ईरान की। पढ़ाई लिखाई के दम पर उसने अमेरिका की औकात तय कर दी और अमेरिका के 50 से ज्यादा जेट गिरा दिए। 50 से ज्यादा जेट गिरा दिए हैं, बत्ती बुझा दी है। ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है, उसके युद्धपोत डुबाए हैं। दुनिया में ताकत सम्मान का होता है, लेकिन हमारे यहां क्या चल रहा है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। पिछले 10 सालों में चाइना की रफ्तार देखिए। चलिए, अगर चुप रहकर देश का भला हो सकता है तो चुप रहिए। और देख लीजिए, 12 साल से इस देश का मीडिया चुप है। 12 साल से वो तमाम पढ़े लिखे लोग जाति की वजह से चुप हैं, क्योंकि उनकी जाति आरएसएस की जाति और मीडिया की जाति एक है। क्या देश की समस्याएं बढ़ती नहीं जा रही है? क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है? क्या देश में हिंसा नहीं बढ़ रहा है? क्या देश में सांप्रदायिकता नहीं बढ़ रहा है? क्या देश में जातिवाद का बोलबाला नहीं है? सोचिए, जब ईरान अमेरिका को सबक सिखा सकता है। ट्रंप ने झूठ बोला कि खुद ईरान ने मारा है भारतीयों को। सोचिए, एक राष्ट्रपति जितना बड़ा झूठ बोलता हो, उसका लिहाज करना कहां तक सही है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को G7 के समिट में ट्रंप से मिलना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। अरे, आप सारा देश जीत लीजिए, सारा राज्य जीत लीजिए, लेकिन कम से कम देश की साख का तो ख्याल रखिए। यह सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन? तो ईरान के सामने अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, उसको $320 बिलियन का हर्जाना दे रहा है। वही अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है और हमारे मारे गए लोगों को चोर कह रहा है। सोचिए, चौरसिया जी देवरिया के चोर नहीं थे, वो मां बाप के इकलौते बेटे थे और 6 लाख रुपए कर्ज लेकर
उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था, वीजा लिया था और सिंगापुर में जाके इंटरव्यू दिया था और पहली नौकरी थी उनकी। 6 महीना हुआ था, उनको अमेरिका ने मार दिया। आदित्य शर्मा, ब्राह्मण समाज का लड़का, जिसका बाप दिन भर यहां बैठकर एक्स पर हिंदू मुस्लिम करता था, जो फिलिस्तीन के मुसलमानों को मार देने की बात करता था, जो कहता था कि मुझे मुस्लिम महिलाओं के साथ रात भर डांस करना है, जिसका बाप चरस, जिसके दिमाग में सांप्रदायिकता था, उसके बेटा को भी अमेरिका ने मार दिया। अगर ये सचमुच ईरान के हमले में मरे होते तो आज देश भर में तमाम हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे होते, क्योंकि ईरान से जोड़कर मुसलमानों को बदनाम किया जाता। लेकिन जब अमेरिका ने मार दिया है तो कोई बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरेगा। इससे अच्छा तो भारत के मुसलमान हैं, जिन्होंने कम से कम ईरान पर जब हमला हुआ तो ईरान के पक्ष में सड़कों पर उतरे और ईरान ने माना इस बात को कि भारत के लोग हमारे प्रति अच्छा रवैया रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, हम इसलिए उनके साथ हैं और उनका तेल कभी बंद नहीं करेंगे। सोचिए, अब तक इतिहास गवाह है, अमेरिका कभी भारत के प्रति सपोर्टिव नहीं रहा है। इससे पहले के युद्ध में भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका की एक महिला राजनयिक ने पाकिस्तान में भी जाके कहा कि हमें मजबूत पाकिस्तान चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी हो सकती है? ऐसा क्या कर लिया हम लोगों ने? अमेरिका से क्या मिल रहा है हमें? $500 बिलियन का वो बिजनेस ट्रेड डील हम पर थोप रहा है। वो कह रहा है सब्जी भी हमारा खरीदना है, तेल भी हमारा खरीदना है, नमक भी हमारा खरीदना है, हम सिर्फ खरीदार होंगे। सोचिए कितनी बड़ी खबर बता रहा हूं मैं आपको, और देश में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस यहां की सरकार का सिर्फ काम रह गया है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, देश के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उनको चैनल बंद कर दो, उन पत्रकारों को जेल में डाल दो, इनकम टैक्स ईडी की केस लाद दो। क्या उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या प्रतिष्ठा बढ़ेगा देश का? क्या उन तीनों को लाया जा सकता है जिंदा? ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। और अमेरिका क्या कह रहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीदो, तुम रूस से तेल नहीं खरीद सकते हो। अरे हम किस मामले में अमेरिका से कमजोर हैं? क्या है हमारी मुसीबत? जब ईरान अमेरिका को हरा सकता है तो हमारे पास कौन सा मिसाइल नहीं है? हमारे पास कौन सा ड्रोन नहीं है? इतना ज्यादा पिछलग्गू भारत की कोई सरकार नहीं थी जितना यह सरकार अमेरिका की पिछलग्गू बनी हुई है। जबकि दुनिया को पता है कि अमेरिका का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप तो सबसे दुनिया का ब्लैकलिस्टेड राष्ट्रपति साबित हो रहा है। झूठ लिखता है, वो झूठ बोलता है। हम लोगों ने देखा ईरान के मामले में, वो रोज कहता था कि एयरफोर्स खत्म है, नेवी खत्म है। तो समझौता किससे कर रहे हो? क्यों नहीं कब्जा कर लिए? तो सोचिए, भारत का अंदाजा लगा सकते हैं आप, और देर सवेर लोगों को बोलना पड़ेगा। ये गुब्बारा फूटेगा। देश में लूट खसोट मची हुई है। राम मंदिर टेम्पल में चोरी हो रही है, 10-10 लाख रुपए गोबर में मिल रहे हैं। उसकी कोई एफआईआर नहीं हो रही है, एसआईटी बनेगी। कोई टीवी अखबार पर खबर नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ टीवी अखबार मैनेज करके सरकार चल रही है, ईवीएम मैनेज करके चुनाव जीता जा रहा है। सोचिए, कोलकाता में दूसरे तीसरे मंजिल पर आग लगी और 8वें मंजिल का ईवीएम जल गया। पेपर लीक हो रहे हैं, एक पेपर नहीं करा सकते हैं। वो कैसे मजबूत सरकार हो गई भाई? हां, ये सरकार मजबूत है। अपने ही नागरिकों को जेल में डालना, अपने ही सवाल पूछने वाले को जेल में डालना, ईवीएम से चुनाव जीतना, अपने ही पत्रकारों को जेल में डालना, बस यही है। हिंदू मुस्लिम को प्रोपगेट करना, झूठी खबरें प्लांट करवाना। और मैं फिर कह रहा हूं, इस सरकार की कोई गलती नहीं है। हर सरकार चाहती है कि हम चुनाव जीते और लंबे समय तक बने रहें। यह गलती इस देश के टीवी अखबार की है।
और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी कोई गलती नहीं है, चुनाव आयोग की भी कोई गलती नहीं है। इस देश के मीडिया ने दरअसल जाति की वजह से सरकार के साथ तालमेल कर लिया है, और इस देश की दुर्दशा, इस देश के नागरिकों की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी अखबार है। सोचिएगा जरूर, जब ईरान अमेरिका को हरा सकता है, सोचिए ईरान अपनी शर्तों पर समझौता कर रहा है क्योंकि उसकी तैयारी थी, विज्ञान की तैयारी। उसने स्कूल कॉलेज खोला 45 साल में, 72-75% महिलाएं वैज्ञानिक हैं, 95% लोग वहां पीएचडी हैं, 99% लिटरेसी है। जिस ईरान के $5 लाख प्रति आय है, उसके बारे में हमारे यहां की एक महिला एंकर खबर चला रही कि वो लोन पर रोटी खा रहा है। क्या मजाक है ये। इस देश को बर्बाद करने में, इस देश को पीछे ले जाने में अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो इस देश का टीवी अखबार, जो दिन भर चैनल पर हिंदू मुस्लिम, अंधविश्वास, जातिवाद, पाखंडवाद चलाता है। बहुत पीछे कर दिया गया है देश को। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जिस देश की नस्लें अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेल दिए जाएंगे, जिस देश में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खत्म कर दिए जाएंगे, वहां हो सकता है कि मुट्ठी भर लोगों को तो सत्ता मिले, वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ा लें, वो विदेश बस जाएंगे, लेकिन देश को लूटा जा रहा है। पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, मंदिर में लूट हो रही है, चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। सोचिए, जिस सरकार में मंदिर में चोरी हो रही हो, वहां और कहां कहां चोरी नहीं होता होगा, क्योंकि कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और टीवी अखबार ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन किसी न किसी को तो इस लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए बोलना पड़ेगा। सोचिए, हमारे 3 लोग मारे गए हैं और अमेरिका कह रहा है कि वो लोग तेल चोरी कर रहे थे इसलिए हमने मार दिया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।